मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने कुछ अपने जो मेरे दिल में जो बातें हैं और जिन बातों से मैं व्यथित हुआ हूँ, जो बातें मुझे परेशान कर रही थी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी हाल ही के दिनों में कुछ एक चीज़ें जो समाचार पत्र में थी, न्यूज़ चैनल्स में थी कि फ़ौज के अंदर रिक्रूटमेंट्स को लेके घोटाला हो रहा है। कपूरथला एसएसबी के बारे में वहाँ पर बातचीत हो रही थी। आर्मी जीडी का जो पेपर लीक हुआ पूना के अंदर, उसके बारे में भी चर्चा थी। और ये सब जो चीज़ें हुई, जो ये घटनाक्रम हुए, ये काफ़ी सालों बाद सुनने में आए हैं। और इससे जो कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ बच्चों का, वो मैं समझ सकता हूँ। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ऐसी कभी कभार घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की ईमानदारी के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है। जिस प्रकार से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का जो एक बिलीफ है कि हमारे पास जो रिक्रूट्स जो आए या जो हमारे पास ऑफिसर्स आए, वो एक ईमानदार चैनल से आए, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और ये बात तब और पुख्ता हो जाती है जब मैं स्वयं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी तो नहीं कहूँगा, मैं स्वयं अपनी आप बीती आपको सुनाऊंगा कि किस प्रकार से मेरे संग भी कुछ इस प्रकार की घटना हुई, जहां पर मुझसे पैसे मांगे गए। और ये पूरी व्यथा क्या थी, पूरी कथा क्या थी, किस प्रकार से हमने सच्चाई के रास्ते को नहीं छोड़ा और हम उस रास्ते पर चलकर सेलेक्ट हुए। बात है 1996 की। मेरा सिलेक्शन हुआ 34 एसएसबी इलाहाबाद से। पहला एसएसबी था मेरा, फर्स्ट एसएसबी, और वहाँ पर मैं सेलेक्ट हुआ। और सिलेक्शन के बाद बहुत खुशियाँ होती हैं, सब लोग बहुत खुश होते हैं। और इलाहाबाद में एसएसबी सेंटर के बाहर जब हम आउटपास वगैरह जब मिलता है, तो वहाँ पर सिविल लाइंस करके एक जगह है, और वहाँ पर शाम को कॉफ़ी शॉप वगैरह काफ़ी एक्टिव हो जाती हैं। तो हम लोग भी, वो एक हमें चेस्ट नंबर मिल चुका था जिसके ऊपर प्लस का निशान था, और खुशी से फूलन ही समा रहे थे। तो हर रोज़ रात को शाम को वहाँ जाना, कॉफ़ी पीना दोस्तों के साथ, और पूरे हिंदुस्तान से आए हुए कई लोग आपके दोस्त बन जाते हैं। अब मुझे नहीं पता था कि कॉफ़ी का क्या असर होगा आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे। जब मेरा मेडिकल हुआ तो वहाँ पर मुझे हाइपरटेंशन का पीआर मिला। पीआर इज़ परमानेंट रिजेक्शन, सो इट वाज परमानेंट रिजेक्शन ड्यू टू हाइपरटेंशन। पीआर और टीआर ये दो टर्म्स होती हैं। टीआर इज़ फॉर टेम्परेरी रिजेक्शन, जिसके अंदर आप वापस जाते हैं, 21 दिनों का टाइम होता है, आप वहाँ जाके अपना मेडिकल दोबारा होता है आपका। पीआर इज़ ए डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। और वहाँ पर जो भी बातें समझ में आई, जो क्लर्क ने जब हमारे डॉक्यूमेंटेशन किया, तो हमें ये बताया गया कि हमें अपने होम टाउन के किसी नज़दीकी बेस हॉस्पिटल पर जाकर हमें दोबारा हमारा रीमेडिकल होगा। अब दो प्रकार की वहाँ बातें आई। किसी ने बोला कि आप जब जाएंगे तो आपका सिर्फ जो पॉइंट है, तो मेरा पॉइंट क्या था, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का, कि आपका केवल ब्लड प्रेशर चेक होगा। कुछ लोग ये बता रहे थे कि आपका पूरा का पूरा फुल मेडिकल, हेड टू टो जो मेडिकल जो आपका एसएसबी बोर्ड के दौरान एमएच में हुआ, वही मेडिकल आपका पूरा का पूरा होगा। तो ये दो दुविधा थी। मैं उस समय अपनी ग्रेजुएशन कर चुका था और मेरी एक छोटी सी जॉब लगी थी, मैं हैदराबाद में जॉब कर रहा था। तो मुझे लगा कि भाई ऐसा तो है नहीं, अब मुझे छुट्टी कितनी मांगूं मैं, नई नई जॉब लगी है मेरी, 2 महीने हुए थे वहाँ पर। तो मैंने कहा कि चलो, और जोधपुर मेरा होम टाउन, तो मैंने कहा चलो एक काम करता हूँ, इलाहाबाद से जब मैं जोधपुर जाऊँगा तो दिल्ली पर रुकते हुए मैं पता करके बेस हॉस्पिटल में ये बात कन्फर्म करूँगा कि किस प्रकार से मेडिकल होगा, और मैं आ जाऊँगा। अब आप ध्यान रखिए, जो ये पूरी बातचीत हो रही है, मैं आपको आने वाले कुछ मिनटों में बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से कुछ लोग, देखिए अच्छे और बुरे लोग हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिलेंगे, लेकिन अंत तक जब मैं आप पूरी कहानी सुना दूंगा, आप रुकिएगा, जब आप पूरी कहानी सुन लेंगे तो आपका यकीन आर्म्ड फोर्सेस की ईमानदारी पे कई गुना बढ़ जाएगा। कोई एक व्यक्ति एक चूहा छेद करके पूरे साम्राज्य को नहीं गिरा सकता, ये तो यकीनन है। तो जब मैं बेस हॉस्पिटल में पहुंचा तो वहाँ पर एक यूनिफॉर्म में एक व्यक्ति मुझे मिले। उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये कतई सच्ची और डॉक्यूमेंटेड स्टोरी है।
या डॉक्यूमेंटेड आप बीती है, राइट। जो व्यक्ति मुझे मिले उस समय तो मेरे को रैंक्स की पहचान नहीं थी, ही वॉज सूबेदार मंडल, राइट। तो मैंने उनसे पूछा, सर मैं ऐसे ऐसे कैंडिडेट हूँ और मेरा मेडिकल है, तो मुझे पता करना है कि कितने दिन लगेंगे, तो ही आज भी तुम्हारा क्या पॉइंट है। तो मैंने बड़ी शराफत से बता दिया कि सर मेरा ना बीपी का पॉइंट मुझे मिला है, हाइपरटेंशन। तो उनके शब्द थे मंडल साहब के कि अरे वाह, भगवान की देखो कितनी अच्छी मर्जी है। तो यहाँ पर ये मीठा बोलकर फंसाने की कोशिश जो आम तौर पर स्टूडेंट्स के संग होती है वो करी गई। लेकिन अब आपको तत्पर रहना है, आपको चतुर रहना है, आपको समझदार होना है और आपको ये विश्वास होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन ईमानदार है और यहाँ सिर्फ ईमानदारों की वैल्यू है। तो सूबेदार मंडल ने मुझसे ये बोला कि भाई मैं ही हूँ जो कि ये सब बीपी चेक करूँगा, और एक डॉक्टर साहब का नाम लिया कि वो डॉक्टर साहब हैं, वो कुछ पैसे लेंगे और आपको फिट कर देंगे। तो मैंने उनसे बोला नहीं, मुझे तो आप ये बताइए कि क्या पूरा मेडिकल होगा या केवल बीपी का चेकअप होगा। तो देन ही टोल्ड, उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, चूंकि आपका ये एसएसबी बोर्ड से आप अपील मेडिकल बोर्ड में या रिव्यू मेडिकल जो भी बोलते हैं उसके लिए आए हो आप, तो आपका पूरा चेकअप होगा और लास्ट में आपका मेडिकल होगा जिसका पॉइंट मिला है। तो जैसे ही आप बेस हॉस्पिटल आओ, आपकी रिपोर्टिंग डेट क्या है। मैंने बोला मेरी रिपोर्टिंग डेट अब ये हम पे छोड़ा हुआ है, 21 दिन के अंदर अंदर हमको आना है। तो बोलते हैं ठीक है, जब जैसे ही आप आओ वैसे ही तुरंत मुझसे आके मिल लेना और याद रखना इतने पैसे लेके आना, आपको फिट करा देंगे। मैंने चलो ठीक है, देखते हैं क्या है। लेकिन दिमाग में था भैया इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ना नहीं है, क्योंकि मन में विश्वास था। बहरहाल मैं वहाँ पहुँचा। जब मैं वहाँ गया तो इत्तेफाक से जब मैं अपने बाकी मेडिकल करा रहा था तो उस व्यक्ति ने मुझे, सूबेदार मंडल ने मुझे पहचान लिया, ढूंढ लिया और मुझे तुरंत बोला कि तुम मुझसे आके मिले नहीं। मैं सर कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जब लास्ट में मेडिकल होगा तब आपसे मिल लेंगे आके। तो बोलता नहीं तुम मेरे पास आओ। तो मैं उसके पास गया, उसने मुझे अपनी और ही वॉज इन मेडिसिन डिपार्टमेंट, राइट। जो मेडिसिन डिपार्टमेंट होता है वो डिपार्टमेंट जो कि मेडिकल करता है। तो सूबेदार मंडल ने मुझको एक मेडिसिन का स्ट्रिप, एक दवाइयों की पत्ती मुझे दी और बोला बेटा तुम ये डेली दवाई खाते रहना और तुम्हारा बिल्कुल मेडिकल बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। मैंने मेडिकल की जो दवाई थी वो अपने बैग में डाली, जो मैं एक बैग कैरी कर रहा था, और रखे रही और मैं भूल भी गया उसको, मेरे को याद भी नहीं था। जब मेरे सारे मेडिकल हो गए और मेरा मेडिकल बीपी बिल्कुल फिट आ रहा था, एहतियात के तौर पे मैंने सिविल में डॉक्टर से भी चेक करा लिया, 2-3 बार चेक करा लिया। तो डॉक्टर साहब ने बोला नहीं वो तुम शायद उन दिनों में कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे थे तो शायद तुम्हारा बीपी बढ़ गया होगा, अभी तुम बिल्कुल रिलैक्स रहो, सब बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से जाओ और अपना मेडिकल कराओ। अब मन में वो विश्वास था, अपनी बॉडी पे विश्वास था। अब मेरा लास्ट दिन जब मेरा मेडिकल, जब मैं सारी जगह फिट हो गया, मैं पहुंचा मेडिकल डिपार्टमेंट और वहां पर सूबेदार मंडल ने मुझे पकड़ लिया। उसने बोला पैसे लाए हो? तो मैंने भी टरकाने के लिए बोला हाँ हाँ ठीक है देख लेंगे, पहले फिट तो हो। अब बहरहाल जो भी हुआ वहां पर मुझे नहीं पता, लेकिन जो बीपी मेरा बाहर फिट आ रहा था वो बीपी मेरा अंदर अनफिट हो गया। और ये हो सकता है, राइट, क्योंकि जैसे ही वो बीपी एक साइड डेवलप हो जाती, जैसे ही वो इंस्ट्रूमेंट लगता था तो स्वतः ही लगता था कि मेरा मतलब सांस फूल रहा है या मेरा बीपी बढ़ रहा है। मन में एक टेंशन भी रहती थी कि कहीं भाई मेरा बीपी ज़्यादा आ गया तो सिलेक्शन नहीं होगा। बहरहाल कर्नल AK बख्शी, सीनियर एडवाइज़र मेडिसिन, दिल्ली बेस हॉस्पिटल, 1997, कर्नल AK बख्शी थे वहाँ पर। तो कर्नल बख्शी साहब ने भी मेरा बीपी चेक किया, हालांकि पहले चेक नहीं किया, उससे पहले एक उनके जूनियर डॉक्टर आए सब मेजर, और उनको बोला कि ज़रा ये कैंडिडेट है इसका बीपी चेक करो। उसने मेरा बीपी चेक किया और मुझे रिपोर्ट किया कर्नल बख्शी को, सर बॉर्डरलाइन केस है, लड़का फिट है। कर्नल बख्शी थोड़ी देर में आए, उन्होंने फिर बीपी चेक किया, बोलते नहीं ये तो अनफिट है। मैं गया बाहर, मैंने बोला सर, उन्होंने बोला कि भाई तुम कितने भाई बहन हो? मैं सर मैं इकलौता हूँ, लड़का हूँ घर में। तो बोलते हैं भाई मैं तो अब ये पाप नहीं करूँगा। कर्नल AK बख्शी का जवाब था कि अब मैं तो ये पाप नहीं करूँगा, इतना हैंडसम लड़का है, इतना स्मार्ट लड़का है, अभी मैं फ़ौज में भेज दूँगा और फिर ये हाई LT पे जाएगा, हाई LT में इसका BP शूट हो जाएगा और फिर ये मर जाएगा, तो मैं तो ये गुनाह नहीं कर सकता, तो बेटा तुम तो अनफिट हो। मैंने कहा सर देख लीजिए सर, बड़े बहुत मेहनत करी है इन चीज़ों के लिए और ये BP तो मेरे ख्याल से ऊपर नीचे हो जाता है। बोलते नहीं भाई ये गलती मैं नहीं कर सकता, तेरे जैसे स्मार्ट लड़के को मैं फ़ौज में नहीं भेज सकता। और आपकी इन्फॉर्मेशन को बता दूं कि मेरी
सेकंड पोस्टिंग हाई एल्टीट्यूड पे थी और बहुत ही शानदार टेन्योर काटा वहाँ पर, और वहाँ से डिस्टिंग्विश्ड कमेंडेशन कार्ड लेके मैं आया फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। बहरहाल कर्नल ए के बख्शी ने मुझे अनफिट कर दिया, और जब मैं रूम से बाहर निकल रहा था तो मुझे सूबेदार मंडल ने बोला, देखा मैंने आपको कहा था अगर आप पैसे दे देते तो आप फिट हो जाते। और यहाँ पर यकीन मानिए मेरा बिल्कुल भरोसा शैटर हो गया, अपने आप पर से भी कि ये क्या हो रहा है, एक सिस्टम पर से भी मेरा भरोसा शैटर हो गया, बिल्कुल ख़त्म सा हो गया। लेकिन जो भरोसे की नींव पड़ी, जो मेरा भरोसा यकीन और बढ़ गया सिस्टम पे, वो एक कदम आगे था। मैंने सूबेदार मंडल को बोला कि भाई ऐसा है, अब तो मेरे डॉक्यूमेंट फटाफट निकलवाइए, क्योंकि इत्तेफाक से अगले दिन मेरी कज़न सिस्टर की मैरिज थी आगरा में, और मेरी पूरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स जो थे वो जोधपुर से आगरा जा चुके थे और मैं दिल्ली में था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दिल्ली में अपना मेडिकल मेरा हो ही जाएगा इस तारीख तक और मैं सीधे आगरा पहुंच जाऊंगा। तो अगले दिन मुझे आगरा जाना था। तो होता क्या है, जब आपका मेडिकल होता है तो आपकी एक कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पर जो उस इंस्टीट्यूशन के, चाहे वो बेस हॉस्पिटल है चाहे कोई हॉस्पिटल है, उसके कमांडिंग ऑफिसर या कमांडेंट जो हैं वो आपको रिजल्ट अनाउंस करते हैं। तो हमारा मेडिकल तो हो चुका, हमको कर्नल बख्शी साहब ने अनफिट कर दिया, सूबेदार मंडल ने रोड़ा अटका दिया, राइट। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और हमारा यकीन टूट गया और हम बिल्कुल मायूस होकर खड़े हुए थे। और भी 2-3 हमारे साथ में जो मेडिकल कराने लोग आए हुए थे वो भी खड़े हुए थे। तो वहाँ पर अच्छा, और जब आपको मेडिकल का रिजल्ट सुनाने के लिए कमांडेंट के पास ले जाते हैं तो एक ऑफिसर इंचार्ज होता है जो कि आपको लेके जाता है, OIC कहते हैं जिसको शॉर्ट में। तो कर्नल ढालीवाल थे, और ये सारे नाम मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए आज इतने वर्षों बाद भी ये नाम मेरे मस्तिष्क में, मेरी मेमोरी में अमिट है। ये कभी मिट भी नहीं सकते, क्योंकि ये वो नाम हैं जिन्होंने मुझे, मेरे यकीन को और बढ़ा दिया, और कदम दर कदम मेरा यकीन बढ़ता गया कि सिस्टम के अंदर ईमानदारी ही है जो कि इस फौज को इतना स्ट्रांग बनाए हुए है। कर्नल ढालीवाल आए, कर्नल ढालीवाल, और उन्होंने बोला, सो सन, बड़े जोश में, जहाँ तक मुझे बाद में मालूम पड़ा उनका भी बेटा बड़ा है, शायद वो भी फौज में है। तो सन, यू आर ज्वाइनिंग आर्मी, आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं बड़ा मायूस, मैंने कहा सर नहीं करनी ज्वाइन आर्मी, मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन ही नहीं करनी, मन खराब हो गया मेरा। वो परेशान, मतलब वो इतना जोश में आए और उन्होंने इतना खुश होकर बोला, और एक लड़का, नौजवान लड़का, मात्र 21 साल की उम्र थी, कि इस तरह से बोल रहा है कि सर मेरा तो मन खराब हो गया, मुझे फौज ज्वाइन नहीं करनी। तो वो बहुत चिंतित हो गई कि ऐसा ये क्यों बोल रहा है। तो मुझसे पूछा, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? मैंने सर मुझसे तो यहाँ पैसे मांग लिए। अब भाई हम नीडर तो बचपन से थे, और हमने बोला सर यहाँ तो पैसे मांग लिए हमसे, और ये कोई बात हुई? मतलब एक तो आप फिट हो, ऊपर से आप बोल रहे हो कि आप पैसे दे दो, ये कोई तरीका थोड़ी है, हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन ही नहीं करनी। तो कर्नल ढालीवाल ने उस समय तो कुछ कहा नहीं, मुझे सुना, चले गए। मुझे पेश किया गया कमांडेंट के सामने, कॉन्फ्रेंस के लिए मैं गया वहाँ पर, और जो कमांडेंट थे उन्होंने बोला कि सन यू आर अनफिट बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन, बता दिया मुझे, सुना दिया। और मैं थैंक यू सर बोला, मेरे में भी थोड़ी एरोगेंस थी उस समय, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि ये तो बहुत गलत हुआ है मेरे साथ। तो मैंने भी थैंक यू बोला और मैं सीधे उनके कमरे से बाहर निकल गया। मैं बाहर निकला तो पीछे पीछे मेरे कर्नल ढालीवाल आए एकदम तेज चाल में, बोलते मुझे बुलाया, बोला बेटा ऐसा है, जो ये कॉन्फ्रेंस होती है ना, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। यदि आपके मन में कुछ है और आप कहना चाहते हो तो आपको कहना चाहिए, यदि अपने लिए नहीं तो कम से कम इन बातों से दूसरों का तो भला होगा। हो सकता है आप तो दूसरी नौकरी में हो, आप और जीवन में अच्छा कर लोगे, लेकिन कई लोग ऐसे जो इसके बियॉन्ड कुछ सोच ही नहीं सकते। तो आप यदि ऐसी चीज़ कुछ हुई है आपके साथ, तो आप यदि ऐसी चीज़ कमांडेंट को बताते हैं तो इस पर अंकुश लगेगा और चीज़ें सही होगी। तो देखिए यहाँ पर कर्नल ढालीवाल का रोल, एक ईमानदार व्यक्ति, राइट, जिसने एक ऐसे कैंडिडेट का हाथ थामा जिसको सिस्टम नकार चुका था, कह चुका था कि वो मेडिकल अनफिट है, राइट। तो यहाँ पर मेरा यकीन बढ़ता है और मैं आप सभी का यकीन बढ़ाना चाहता हूँ कि ये सिस्टम ऐसे कर्नल ढालीवाल जैसे लोगों से भरा हुआ है, और इसीलिए चाहे वो पूना का केस था, चाहे वो कपूरथला का केस था, वो सारा पर्दाफाश हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मुझे वापस बुलाया गया कमांडेंट के पास, मैंने अपनी सारी आप बीती सुनाई।
तो कमांडेंट ने तुरंत रजिस्ट्रार जो थे वहाँ पर कर्नल तनेजा वहाँ पर रजिस्ट्रार थे, उनको बुलाया, मेरे से स्टेटमेंट लिया गया, मैंने सब लिख के दिया। तो कर्नल तनेजा ने मुझसे बोला उस समय कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि सूबेदार मंडल ने तुमको ऐसे ऐसे बोला, दवाई दी या जो भी बोला, क्या बोला। तो मैंने कहा सर मेरे पास सबूत तो नहीं है। तब मुझे याद आया कि सूबेदार मंडल ने मुझे एक दवाई खाने को दी थी, वो मेरे बैग में थी। मैंने तुरंत वो पत्ता निकाला और मैंने कहा कि सर ये दवाई जो है ये मुझे सूबेदार मंडल ने खाने को दी थी। इमीडिएटली सूबेदार मंडल की जो अलमारी थी वो चेक हुई और वहाँ पर दवाइयों का भंडार निकला। और तब सूबेदार मंडल को फटकार पड़ी कि भाई आपको दवाइयाँ रखने के लिए किसने ऑथराइज किया और आप कैसे कैंडिडेट को दवाई दे रहे हैं। बहरहाल उस पूरे केस की नजाकत को देखते हुए ये डिसाइड हुआ कि मेरा पुनः मेडिकल होगा, रीमेडिकल होगा, एक डॉक्टर्स का पैनल बनेगा और उनकी निगरानी में मेरा मेडिकल होगा अगले दिन सुबह। अब यहाँ पर एक आप इत्तेफाक देखिए कि उसी दिन शाम को कमांडेंट जो थे दिल्ली बेस हॉस्पिटल के, वो एक अपनी कोई इमरजेंट छुट्टी पे चले जाते हैं, कोई इमरजेंसी होती है और वो छुट्टी चले जाते हैं। और सीनियर एडवाइज़र मेडिसिन कर्नल A.K. बख्शी, जिनकी कलम से मुझे अनफिट किया गया, वो ऑफिशिएटिंग कमांडेंट बनते हैं अगले दिन सुबह। और अगले दिन सुबह जो फैसला एक शाम को पहले लिया गया था कि मेरा रीमेडिकल होगा, नए ऑफिशिएटिंग कमांडेंट उस फैसले को निरस्त करते हैं और कहते हैं कि भैया मैं अभी कमांडेंट हूं, अब जब मैंने एक बार इसको अनफिट कर दिया तो अनफिट कर दिया, अब इसका कोई मेडिकल नहीं होगा। तो वहां पर केस खत्म। और वहां पर फिर मैं एक अलग द्वंद्व में, अपने अंतर्मन में द्वंद्व में हूं। और फिर मैं कर्नल धारीवाल के पास जाता हूं और कर्नल धारीवाल मुझे बोलते हैं कि ये अब लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी, सिस्टम आपके साथ है और याद रखिए ये सिस्टम इतना प्योर है, ये सिस्टम इतना सच्चाई का साथ देने वाला है कि आपके संग जरूर न्याय होगा। बहरहाल वहाँ पर मेरा डॉक्यूमेंटेशन हुआ और वहाँ पर जब क्लर्क मेरे पेपर्स बना रहे थे तो वो एक अपील मेडिकल बोर्ड का पेपर था जिसके अंदर लिखा था कि मुझे योर मेडिकल विल बी एट द डिस्क्रिशन ऑफ DGFMS। मुझे डिस्क्रिशन का मतलब नहीं पता था उस समय, तो मैंने पूछा क्लर्क से सर इसका मतलब क्या है। तो उसने बोला सर कि इसका मतलब ये है कि यदि DGFMS चाहेंगे तो आपका मेडिकल होगा। अब ये उनकी इच्छा पे है, आपको जो एक फेयर चांस मिलना था वो मिल गया। अब आपका मेडिकल होगा या नहीं होगा ये केस फाइल जाएगी, DGFMS चाहेंगे तो होगा। मैं पुनः कर्नल धारीवाल के पास आया, मैंने कहा सर ये DGFMS कौन है और ये क्या होता है। उन्होंने बोला भाई कि ये जो आर्मी मेडिकल कोर के AMC के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, जो जनरल साहब हैं, ये DGFMS होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। मैंने कहा ये कौन है। जनरल जायसवाल, लेफ्टिनेंट जनरल जायसवाल उस समय DGFMS थे और मैंने कहा सर मुझे इनसे मिलना है। तो कर्नल धारीवाल ने मुझे डिस्कस किया, इनसे कोई नहीं मिलता, तुम चिंता मत करो, सब कुछ बढ़िया है, पेपर्स इनके पास जाएंगे, इनका पूरा एक स्टाफ होता है, सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उस स्टाफ के अंदर, बाकायदा प्रॉपर रिपोर्टिंग होगी और तुम्हारे संग न्याय होगा। मैं तो जिद पे अड़ गया। मैंने कहा सर मुझे तो इनसे मिलना है, अब आप मुझे बता दो ये कहाँ बैठते। तो शायद वो नॉर्थ ब्लॉक था या साउथ ब्लॉक था, मुझे इतना याद नहीं है, बहरहाल शायद नॉर्थ ब्लॉक था। तो मैंने बोला सर मुझे मिलना है तो आप मदद कीजिए मेरी, मैं तो कोई घुसने तो देगा नहीं वहाँ पर। तो उस समय जनरल जायसवाल के SO थे कर्नल प्रधान। तो मैं वहाँ गया, मैंने कर्नल प्रधान से, वहाँ पर एक पास बनता है आपका, मैं कर्नल प्रधान से मिला, राइट। तो कर्नल प्रधान ने मेरी बात सुनी और मुझे आश्वासन दिया कि आप चिंता ना करें, आपके संग न्याय होगा और आपको पूरा मौका देगी फ़ौज। और मैं हैदराबाद पहुँचा जहाँ मेरी जॉब थी। यकीन मानिए मुझे, और मैंने ऐसा नहीं था कि मैंने अपनी जद्दोजहद जारी नहीं रखी। मेरे को स्काउट्स में था तो मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था, NCC में मैं कैडेट सार्जेंट था, प्री-RD किया, RD किया, स्पोर्ट्स में मैं नेशनल खेला, हॉकी में, खो खो में। तो मैंने ये सारे सर्टिफिकेट जितने थे नेशनल के, NCC के, स्पोर्ट्स के, ये सब इकट्ठे किए और अपनी एक चिट्ठी बनाई और लिखी मैंने डिफेंस मिनिस्ट्री, और जनरल जायसवाल को भी लिखी मैंने, चीफ ऑफ आर्मी को भी लिखी, सबको लिखी। अब वो चिट्ठी उनके पास पहुंची या नहीं पहुंची ये तो भगवान जानता है। बहरहाल
3 दिन के अंदर मेरे को एक टेलीग्राम मिला मेरे एड्रेस के ऊपर हैदराबाद पे कि मुझको एएफएमसी पुणे रिपोर्ट करना है अपने मेडिकल्स के लिए। मैं तुरंत एएफएमसी पुणे पहुंचा और एक अलग स्ट्रगल की कहानी है, किस प्रकार से मैंने दिन गुजारे, प्लेटफॉर्म पे रहा मैं, राइट। पैसा तो बहुत ज़्यादा था नहीं वहाँ पर, एएफएमसी में उस समय रखा नहीं हमको, हम बाहर रहे, स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे रहे, वो सारी चीज़ें हुई। अंततः मुझे वहाँ पर जो कमांड हॉस्पिटल था उसके कैडेट्स वार्ड में जगह मिली, एक बेड हुआ खाली, तो मुझे वहाँ पर अपने मेडिकल जगह मिली। और वहाँ पर आप देखिए कि किस प्रकार से एक तरफ तो एक बेईमान ने आपके संग आपको इस प्रकार से परेशान किया, लेकिन आप देखिए पूरी फौज जो ईमानदारों की थी, जो भरी पड़ी है, उन्होंने किस प्रकार से इस पूरे केस को सीरियसली लिया। वहाँ पर मैं जब कैडेट्स वार्ड में था तो अब भैया हट्टे कट्टे थे, शाम को घूमने चले गए एमजी रोड। कुछ एनडीए के कैडेट्स भी आए हुए थे जो कि बीमार थे, उनको भी साथ ले लिया। तो वहाँ पर ओआईसी वार्ड थे मेजर देवनाथ। उन्होंने देखा यार इस कैंडिडेट का तो कभी ये घूम फिर रहा है, इसका तो बीपी फ्लक्चुएट हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो उन्होंने मुझे हिदायत भी दी और जब उन्होंने देखा ये सब नहीं हो रहा है तो वहाँ पर सीनियर एडवाइज़र मेडिसिन थे कर्नल एपी सिंह। कर्नल एपी सिंह ने सजेस्ट किया कि इस लड़के को आईसीयू में डाल दो, तो मुझे आईसीयू में डाल दिया गया। मैं आईसीयू में था, 7 दिन आईसीयू के अंदर रहा। वहाँ पर कार्डियक मॉनिटर लगा दिया, मेरा बीपी हर मिनट, मेरा मतलब हर थोड़ी देर में मेरा बीपी चेक होता। मेरा जो मूवमेंट था वो बेड से वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड था। और ये सब कब हुआ, जब मेरे को एक बार मैं जब फिट हो गया तो मेरी कॉन्फ्रेंस हुई और जनरल तुताकने जो थे वो एफएमसी के कमांडेंट थे, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि दो यू आर फिट बट वी वांट टू मॉनिटर यू। तो एफएमसी में फिट होने के बाद में मुझे शिफ्ट कर दिया गया मॉनिटर करने के लिए कर्नल एपी सिंह के अंडर कमांड हॉस्पिटल, और वहाँ मुझे आईसीयू में रख दिया गया। 6 दिन मेरा आईसीयू में बीपी चेक होते रहा और 7वें दिन मुझे आईसीयू से निकाला गया। रात को मुझे नर्स हिला रही है, अरे अतुल उठो। 6-7 दिन थे, एक अकेला मैं ही फिट था जो कि बात कर सकता था, तो थोड़ी जान पहचान हो गई थी। तो रात को करीब 2 बजे मुझे उठाया गया, क्योंकि एक इमरजेंसी केस था और कोई बेड था नहीं, मैं हट्टा कट्टा था। मुझे उठा के वापस कैडेट वार्ड में शिफ्ट किया गया और अगले दिन कर्नल एपी सिंह ने मुझे दौड़ा कर, स्टेप्स पे चढ़ा कर, खड़ा होने के करके, लेटा कर, हर तरीके से मेरा बीपी चेक कर लिया एंड आई वॉज फिट। मेरी दोबारा कॉन्फ्रेंस हुई जनरल तुताकने के पास, मैं वापस गया और वहाँ पर मेरा रिजल्ट डिक्लेयर किया गया दैट आई एम फिट। तो ये जो पूरी कहानी है, ये मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में सुनाई है। कहाँ कहानी शुरू हुई सूबेदार मंडल से और अंत हुई जनरल तुताकने के पास में, और बीच में जो किरदार आए जहाँ पर कर्नल ढालीवाल का बहुत बड़ा रोल था, मेजर देवनाथ का बहुत बड़ा रोल था, कर्नल प्रधान का बहुत बड़ा रोल था, कर्नल एपी सिंह का बहुत बड़ा रोल था। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप मायूस ना हो, एक छोटी मोटी इन घटनाओं से अपने दिल को ना तोड़ें। आर्म्ड फोर्सेस का एक ही बैकबोन है, वो है ईमानदारी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, और इसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, कुछ लोग हैं जो कुछ समय के लिए पथभ्रष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो भी बाद में इस बात पे यकीन करते हैं कि फौज में इंटेग्रिटी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो आप लोग अपने यकीन को कायम रखें, आप लोग अपने भरोसे के को कायम रखें, और यदि कोई घटना आपके संग इस प्रकार की होती है तो उसके सामने झुके नहीं, बल्कि उससे लड़ें, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि आप लोग उन चीज़ों से मान जाते हैं, आप लोग उनके ट्रैप में फंस जाते हैं, तब जाके आपके संग ये दिक्कत होती है और उनका जो साम्राज्य है वो बढ़ता जाता है। मैं बात कर रहा हूँ 1997 की, तब कोई मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे कि आपने हर पल अपने घर पे फ़ोन लगा लिया, अपने भाई को फ़ोन लगा लिया, पापा को फ़ोन लगा लिया, मम्मी को फ़ोन लगा लिया, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, राइट। आपको खुद फैसले लेने पड़ते थे, और उस समय जो हमारे अंदर जो आत्मबल था उससे हमने फैसला लिया कि हम इस झूठ के आगे झुकेंगे नहीं, क्योंकि यदि मैं झूठ के आगे झुकता हूँ, बेईमानी के आगे झुकता हूँ, तो मैं भी बेईमान हूँ और मुझे फौज में जाने का, आर्म फोर्सेस में जाने का कोई हक नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूँगा
कि आप अपने ऊपर भरोसा रखें और इस प्रकार की कोई भी घटना होती है आपके साथ तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं और इस बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन का, इस वर्ल्ड की बेस्ट आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बने। जय हिंद।